गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की साइंस और अपन ने पिछली क्लास में एक लेसन शुरू किया था, हमारा नया लेसन अध्याय 9वां आनुवांशिकता एवं देह विकास, जिसमें दूसरा पार्ट है ये हमारा। और हमने कल पढ़ा था आनुवांशिकता के बारे में और लास्ट में अपन ने पढ़ा था क्या कि मेंडल का एक प्रयोग पढ़ा था, ठीक है, जिसमें मेंडल ने क्या किया था। मेंडल ने एक विपर्यासी लक्षण लिया था पौधे की लंबाई का, ठीक है, जिसमें उसने पौधे की विपर्यासी लक्षण का एक लक्षण लिया था पौधे की लंबाई का और उसने दो भागों में बांटा था। कौन से, कैसे, देखिए, ठीक है। उसने एक तो लिया था शुद्ध लंबा, ठीक है, और एक लिया था शुद्ध बौना, ठीक है, और इसको दर्शाया था दोनों कैपिटल टी जीन से और इसको दर्शाया था दोनों स्मॉल टी से। फिर दिया क्या किया, इन दोनों को अलग अलग करके इनके बीच आपस में संकरण करवाया, ठीक है, ऐसे। फिर इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो पीढ़ी थी वो तो थी अपनी जनक पीढ़ी, ठीक है, ये तो थे जनक और ये हमें इनके बीच संकरण करवाने से F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, ठीक है। इसमें हमने देखा पहली पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त हुआ। पहली पीढ़ी में हमें यह प्राप्त हुआ कि जो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अशुद्ध लंबाई। अशुद्ध लंबा पौधे प्राप्त हुए, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, तो देखिए इनको क्या कहते हैं। इनको कहते ये हैं कि जो पौधे हमें प्राप्त हुए हैं, जो पौधे हमें प्राप्त हुए हैं उनमें देखिए लंबेपन का जीन भी था और बौनेपन का जीन भी था, ठीक है, लेकिन इनको कहते क्या थे, अशुद्ध लंबा। अशुद्ध बौना क्यों नहीं कहते, जीन तो बौनेपन का भी उपस्थित है, ठीक है, नहीं कहा गया क्योंकि जो लंबेपन का जीन था बौनेपन के जीन को अभिव्यक्त नहीं होने देता, अपने आप को दर्शाने नहीं देता, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लंबेपन का जीन था वो था प्रभावी और बौनेपन वाला जीन क्या था, अप्रभावी। और यहीं से मेंडल की वंशागति का पहला नियम निकल कर आता है कि लंबेपन का जीन प्रभावी होता है, ठीक है, यानी प्रथम F1 पीढ़ी में एक गुण खुद को दर्शाता है उसे प्रभावी और जो नहीं दर्शाता वो अप्रभावी। तो यहाँ प्रभावी गुण कौन सा है, कैपिटल टी वाला लंबेपन वाला और बौने वाला अप्रभावी होता है और यही प्रभाविता का नियम होता है। फिर इन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी के दो पादप लिए, ठीक है, और उनके बीच क्या करवाया, आपस में संकरण करवाया, ठीक है, कैपिटल टी से कैपिटल टी का, फिर कैपिटल टी से स्मॉल टी का, फिर इससे इसका, इससे इसका करवाया, ठीक है, करवा दिया। अब देखिए आगे इसमें देखिए अब वापस हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई। F2 पीढ़ी में हमें एक तो ये प्राप्त हुआ शुद्ध लंबा, ठीक है, दो हमें ये प्राप्त हुए अशुद्ध लंबे, ठीक है, और एक प्राप्त हुआ हमें ये शुद्ध बौना। अब जो F1 पीढ़ी में जो बौनेपन का जीन था, जो अपने आप को, जो अप्रभावी था, अपने आप को दर्शा नहीं पा रहा था, वो क्या कर रहा था, F2 पीढ़ी में खुद की अभिव्यक्ति कर रहा था, ठीक है, खुद की अभिव्यक्ति कर रहा था। अब देखिए इस F1 पीढ़ी के बीच संकरण करवाने से जो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है हमें, इस पर वंशागति का दूसरा नियम, मेंडल का दूसरा नियम आधारित है। कैसे, देखिए अब इसमें दो जीन एक साथ हैं, F1 पीढ़ी के पौधों पे दो जीन एक साथ हो, ठीक है, ये जीन क्या होते हैं, ये जीन होता है वो अलग क्रिया करता है, संकरण करता है, वंशागति करता है, और जो बौनेपन का जीन है वो अलग क्या करता है, वंशागति करता है। यानी दोनों जीन एक साथ थे लेकिन जब इनकी वंशागति होती है तो दोनों ही जीन क्या करते हैं, अलग अलग होकर क्या करते हैं, वंशागति करते हैं। तो अलग अलग होकर वंशागति करते हैं, इसीलिए जो दूसरा नियम था उसे कहते हैं पृथक्करण का नियम, यानी पृथक्करण का नियम कहा जाता है। पृथक्करण का नियम क्यों कहते हैं कि दो पादप होते हैं उनमें उपस्थित जीन एक दूसरे से अलग होकर
वंशागति करते हैं, अलग अलग होकर वंशागति करते हैं। ठीक है, किसी चीज के बारे में अपन यहाँ पर थोड़ी सी इसके बारे में लिखेंगे। देखिए आगे ध्यान दें। ठीक है, जहां आगे अपन ने यहाँ तक पढ़ा था इसी के आगे अपन लिखना अब स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, एक शुद्ध लंबे, अब ये प्रयोग को अपन लिखते हैं। एक शुद्ध लंबा जो पादप होता है, एक शुद्ध लंबे व एक शुद्ध बौने पादप का संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। अब मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने एक समयुग्मजी या शुद्ध लंबा यानी कैपिटल T वाला व एक समयुग्मजी या बौना स्मॉल टी पादप का संकरण आपस में क्रॉस करवाकर इनका संकरण हमने करवाया। संकरण करवा करके F1 पीढ़ी प्राप्त की। F1 पीढ़ी क्या की? प्राप्त की हमने। ठीक है, दूसरा देखिए, F1 पीढ़ी के जो सभी पादप थे वो अशुद्ध या संकर लंबे थे। F1 पीढ़ी के F1 जनक के बीच संकरण करवाने पर, शुद्ध लंबा शुद्ध बौने के बीच संकरण करवाने पर जो भी पादप हमें प्राप्त हुए वो F1 पीढ़ी के सभी पादप क्या थे? अशुद्ध या संकर लंबे थे। ठीक है, F1 पीढ़ी के सभी पादप संकर विषम युग्मजी, संकर विषम युग्मजी या अशुद्ध लंबे, यानी एक कैपिटल P और एक स्मॉल d वाले थे, अशुद्ध लंबे थे। ठीक है, अशुद्ध लंबे थे। आगे देखिए, F1 पीढ़ी के जो पादपों में आपस में संकरण करवाने पर हमें क्या प्राप्त होती है? F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। जब F1 पीढ़ी के पादपों का आपस में संकरण करवाते हैं तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी के पादपों का आपस में संकरण करवाने पर F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। F2 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, F1 पीढ़ी के पादपों का आपस में संकरण करवाने पर F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। और F2 पीढ़ी में फिर हमें क्या प्राप्त होते हैं? F2 पीढ़ी में हमें क्या प्राप्त होते हैं? 25% शुद्ध लंबे, एकदम शुद्ध लंबे, यानी दोनों कैपिटल D वाले जीन वाले। 25% ही हमें क्या प्राप्त होते हैं? शुद्ध बौने, यानी स्मॉल b वाले, तथा 50% अशुद्ध लंबे, अर्थात ये वाले पादप, संकर लंबे पादप प्राप्त होते हैं। संकर लंबे पादप प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, अब जो प्रभाविता का नियम है उसको अपन देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, नोट बनाकर अपन आगे लिखते हैं कि F1 पीढ़ी के युग्मकों में नोट F1 पीढ़ी के युग्मकों में, F1 पीढ़ी के युग्मकों में बौनेपन का गुण या जो जीन होता है, बौनेपन का जीन या गुण उपस्थित
होने पर भी होने पर भी होने पर भी अपने आप को नहीं दर्शाता है। अभिव्यक्त नहीं करता है, नहीं दर्शाता है, क्योंकि क्यों नहीं दर्शाता? क्योंकि F1 पीढ़ी में लंबेपन का जीन प्रभावी होता है तथा यह बौनेपन के जीन को अभिव्यक्त नहीं होने देता है, अभिव्यक्त ही नहीं होने देता है। ठीक है, अभिव्यक्त ही नहीं होने देता है। ठीक है, लेकिन आगे क्या होता है? F2 पीढ़ी में यह बौनेपन का गुण पुनः अभिव्यक्त होता है, पुनः हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पुनः हमें देखने को मिलता है। तो देखिए आगे, F1 पीढ़ी में जो गुण स्वयं को अभिव्यक्त करता है वह क्या कहलाता है? प्रभावी, तथा जो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता है वह अप्रभावी कहलाता है। यह गुण प्रभाविता, यह मेंडल का वंशागति का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम है। ठीक है, मेंडल की वंशागति का अगर तो प्रथम नियम है प्रभाविता का नियम, वो यही है। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले आप इसका। आगे चर्चा करते हैं, अपन इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए फिर देखिए, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियां की वंशागति होती है। तो लैंगिक जनन जब होता है तो इसमें क्या होता है, यहां तक अपने कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब तो लैंगिक जनन होता है। ठीक है, ये साफ कर लेते हैं। जो लैंगिक जनन होता है उसमें प्रत्येक जीन की दो प्रतिकृतियां होती हैं। प्रत्येक डीएनए, प्रत्येक जीवों में किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियां होती हैं, नियंत्रित करने वाली दो प्रतिकृतियां होती हैं। ठीक है, तो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में किसी भी
किसी भी लक्षण की दो प्रतिकृतियां होती हैं, दो प्रतिकृतियां होती हैं, ठीक है। दो प्रतिकृतियां होती हैं, ये दोनों एक समान हो सकते हैं। ये जो प्रतिकृतियां हैं वो दोनों एक समान हो भी सकते हैं या भिन्न, जो उनके जनकों पर निर्भर करता है, वो उनके जनक पर निर्भर करता है कि जो प्रतिकृतियां हैं वो एक समान होंगे या नहीं, ठीक है। ये दोनों प्रतिकृतियां एक समान हो भी सकते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। यह किस पर निर्भर करता है? यह उनके जनक पर निर्भर करता है। यह उनके जनक पर निर्भर करता है कि वो एक समान होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, ठीक है, तो ये उनके जनक पर निर्भर करता है। फिर देखिए आनुवांशिकता की कार्य विधि क्या है, क्रिया विधि कैसे होती है, वो देखते हैं अपन। अगला टॉपिक है हमारा आनुवांशिकता की कार्य विधि की चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। देखिए, आनुवांशिकता की कार्य विधि कैसे होती है। तो जो कोशिका का डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो डीएनए होता है उसमें प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना निहित होती है। उसमें एक सूचना होती है कि कैसे प्रोटीन बनाना है, किस तरीके का बनाना है, जिससे कि कौन सा गुण आगे आएगा और कौन सा नहीं, ठीक है। तो देखिए, कोशिका के डीएनए में कोशिका प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। सूचना स्रोत होता है, एक सूचना का स्रोत होता है, ठीक है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, वो प्रोटीन, उस प्रोटीन को जीन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। जिसमें डीएनए का वह भाग जिसमें सूचना निहित होती है, वो क्या कहलाता है? उस प्रोटीन का जीन कहलाता है, उस डीएनए का जीन कहलाता है, ठीक है। तो डीएनए का वह भाग जिसमें उस प्रोटीन संश्लेषण की जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण की सूचना होती है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। उस प्रोटीन का क्या कहलाता है? वो जीन कहलाता है, ठीक है। जीन क्या करते हैं? अब ये जीन क्या करता है? ये जीन लक्षणों का नियंत्रण करता है, और ये मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं कि डीएनए गुणसूत्रों के अंदर डीएनए के ऊपर क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। वो क्या करता है? लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो जीन आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। जीन क्या करते हैं? जीन आनुवांशिक लक्षणों को
नियंत्रित करता है। आनुवांशिक लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन सा लक्षण आगे जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, ये जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जीन के द्वारा नियंत्रित होता है कि भाई कौन सा लक्षण तो आगे जाना है, कौन सा नहीं जाना है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। कौन सा लक्षण या जो गुण है अगली पीढ़ी में जाएगा, वह कौन सा नहीं जाएगा, ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यह जीन द्वारा नियंत्रित, जीन द्वारा नियंत्रित होता, जीन के द्वारा क्या होता है? यह नियंत्रित होता है। ठीक है, एक जीन का जो सेट होता है वो केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में ना होकर, एक डीएनए श्रृंखला के रूप में नहीं होता है। एक जीन का सेट एक डीएनए श्रृंखला के रूप में ना होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होता है। डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होता है और प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। एक जो डीएनए, एक जीन का सेट केवल एक डीएनए की श्रृंखला नहीं है, वो क्या कहलाता है? अलग अलग स्वतंत्र रूप में होता है और उस प्रत्येक स्वतंत्र रूप को अपन क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, तो एक जीन सेट केवल एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला, एक डीएनए श्रृंखला के रूप में, श्रृंखला के रूप में ना होकर क्या होता है? डीएनए श्रृंखला के रूप में ना होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होता है। डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होता है। ठीक है, होता है और प्रत्येक एक क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहलाता है। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहलाता है। वो प्रत्येक एक क्या कहलाता है? गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतिकृतियां होती है। प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? प्रत्येक गुणसूत्र की दो कॉपियां होती है, दो प्रतिकृतियां होती है, जिनमें से एक तो क्या होता है? नर, तथा एक क्या होता है? मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक गुणसूत्र क्या होता है? एक तो नर से प्राप्त होता है और एक मादा से प्राप्त होती है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की दो प्रतिकृतियां होती हैं, जिनमें से एक नर से तथा दूसरा मादा से प्राप्त होती है। मादा से प्राप्त होती है, मादा से प्राप्त होती है। दूसरी किससे प्राप्त होती है? मादा से प्राप्त होती है। ठीक है, यानी अब युग्मकों का संलयन होता है, एक अंड कोशिका और एक शुक्राणु। ठीक है, दोनों में क्या होते हैं? जीन होते हैं। ठीक है, वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। तो आधे यहां से आते हैं और आधे यहां से आते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं,
23 23, ठीक है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। नर में भी 23 जोड़े और मादा में भी क्या होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। जोड़े का मतलब एक जोड़े में 2 गुणसूत्र, तो 23 में कितने हो गए टोटल, 46 गुणसूत्र, ठीक है। अब अगला जब इनका आपस में मैथुन क्रिया होती है, संकरण होता है, तो क्या होता है, सॉरी, इनका आपस में निषेचन होता है, तो यहां से 23 में से क्या होता है, 23 गुणसूत्र आते हैं। 23 जोड़े में से प्रत्येक जोड़े में से एक एक गुणसूत्र आता है, ठीक है। और यहां से भी 23। जब इनका आपस में संकरण कराया जाता है तो वो क्या होता है, अब ये 23 यहां से आते हैं और 23 ही यहां से आते हैं। ये 23 आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक एक अपना गुणसूत्र देके क्या करते हैं, 2 समान प्रतियां होती हैं। जो गुणसूत्र यहां से आ रहा है वैसा का वैसा यहां से आ रहा है, लेकिन दोनों एक नर से और एक मादा से आ रहा है, ठीक है। तो डीएनए की 2 समान प्रतिकृतियां होती है, गुणसूत्र की 2 समान प्रतिकृतियां होती हैं। और प्रत्येक में देखिए एक तो नर से आता है, ये 23 और ये 23 क्या बन जाते हैं, युग्मनज में 23 जोड़े बन जाते हैं, ठीक है। जिसमें प्रत्येक जोड़े में एक तो गुणसूत्र कहां से आता है, नर से, और एक कहां से आता है, मादा से आता है, ठीक है। और यही ऊपर वाली लाइन में हमें दर्शाया गया है, बताया गया है, क्या बताया है कि प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती हैं, ठीक है, जिनमें से एक नर से आता है और दूसरा कहां से आता है, मादा से आता है। देखिए जब 2 युग्मकों का संलयन होता है, जब 2 युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है, आपस में वो जुड़ते हैं, निषेचन क्रिया होती है, ठीक है। संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज, जो युग्मनज बनता है, संलयन हुआ लास्ट में जो युग्मनज बना, बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या सामान्य हो जाती है, ठीक है। सामान्य जो नर और मादा होती हैं, ठीक है, महिला और पुरुष होते हैं, उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन आधे यहां से आते हैं, आधे नर से आते हैं, आधे मादा से आते हैं, और जो युग्मनज बनता है उसमें भी 23 और 23 वापस कितने हो जाते हैं, 46 हो जाते हैं, ठीक है। तो जब 2 युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, ठीक है, सामान्य हो जाती है, तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। इससे क्या होता है, संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है। अगर ये दोनों एक समान लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है, आपस में मिलकर, तो 46 गुणसूत्र यहाँ से आते हैं और 46 ही मादा से आते हैं, 46 पुरुष से, 46 महिला से, तो युग्मनज जो बनता, बच्चा जो बनता, उसमें टोटल कितने होते हैं, 92 गुणसूत्र होते हैं। ऐसे तो फिर ये आगे करता 92 और आगे कोई 92 के महिला होती थी, तो 200, तो गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती जाती, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जब 2 युग्मकों का संलयन होता है, जब 2 युग्मकों का संलयन होता है, जब 2 युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है, आपस में जुड़ते हैं, तो बने हुए युग्मन, तो बने हुए युग्मनज, बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, सामान्य हो जाती, गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है, पुनः सामान्य हो जाती है, ठीक है। तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, निश्चित बनी रहती है। गुणसूत्रों में, तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, निश्चित बनी रहती है। जो स्पीशीज के, यानी जो जाति होती है, स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करती है, जिससे जो डीएनए होता है वो स्थायी बना रहता है, ना तो बढ़ता है ना कम होता है, ठीक है। जिससे
जो स्पीसीज यानी जाति होती हैं, स्पीसीज का डीएनए सुनिश्चित बना रहता है। डीएनए के स्थायित्व सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित बना रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आप इसका। आगे देखिए, तो ये आनुवांशिकता की कार्य प्रणाली थी। ठीक है, आनुवांशिक कैसे आगे जाता है, क्या होता है। ठीक है, अब आप देखिए मानव में जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है। ठीक है, नॉर्मल लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव में कैसे होता है। ठीक है, वो अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे वैसे तो, लेकिन आपको मैं अभी समझा देता हूँ। बाकी लिखने का कार्य, नोट्स बनाने का कार्य अपन आने वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। देखिए जो महिला, जो नर होता है, ठीक है, और ये मादा होती है हमारे, इसमें पुरुष कह सकते हैं अपन इसको, और इसको महिला कह सकते हैं। अब कैसे आने वाले जो संतान होगी वो किस प्रकार से लड़की होगी या लड़का होगा निर्धारण होता है, वो देखते हैं। ठीक है, हम जानते हैं टोटल कितने 23 जोड़े होते हैं दोनों में। ठीक है, उनमें से देखिए एक तो होता है जिनमें से 22 जोड़े होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं वो? कायिक गुणसूत्र। ठीक है, कायिक गुणसूत्र होते हैं दोनों में 22। लेकिन एक जो जोड़ा होता है वो होता है लैंगिक गुणसूत्र, यानी जो लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, जिसमें अब प्रत्येक जो गुणसूत्र होता है, ठीक है, वो युग्म के रूप में होता है, जोड़े के रूप में। इसको तो दर्शाते हैं अपन, लड़के में एक गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र जोड़े में लैंगिक गुणसूत्र में एक एक्स और एक वाई। महिला में क्या होता है? दोनों ही एक्स होते हैं। ठीक है, अब इनकी जब आपस में संकरण करवाते हैं तो उसी से पता चलता है कि भाई कौन सा बच्चा लड़का होगा और कौन सी लड़की होगी, लिंग का निर्धारण होता है। जब इस लैंगिक गुणसूत्र, अब ये 23 जोड़े हैं, इन 23 जोड़ों में से प्रत्येक में से क्या होता है? एक एक गुणसूत्र आगे आता है। ठीक है, 23 जोड़े थे, टोटल 46 गुणसूत्र में से प्रत्येक जोड़े में से 22 आते हैं। जोड़ों में से एक एक गुणसूत्र इधर से आता है और एक एक गुणसूत्र इधर आता है। और लैंगिक में भी यही होता है, लैंगिक गुणसूत्र के जोड़े में से भी प्रत्येक संतति में एक गुणसूत्र, इन दोनों में से एक आता है और इन दोनों में से एक आता है। ठीक है, तो देखिए जैसे लैंगिक गुणसूत्र में से जब मैथुन क्रिया होती है और युग्मनज का निर्माण होता है, तो युग्मनज में अगर पुरुष नर की तरफ से एक्स गुणसूत्र और मादा की तरफ से एक्स गुणसूत्र आते हैं, ठीक है, तो बनता है ये। ठीक है, ये जीन प्रारूप बनता है। ठीक है, फिर जब नर की तरफ से एक्स आता है और इधर से भी मादा का एक्स आता है तो बनता है ये। जब नर की तरफ से वाई गुणसूत्र आता है और मादा की तरफ से एक्स गुणसूत्र आता है तो ये। ठीक है, अब जब नर की तरफ से वाई आता है और फिर से इधर से एक्स आता है तो ये बनता है। ठीक है, अब ये गुणसूत्र का सेट किसका है? ये किसका है? लड़की। ये क्या है? लड़की। ये क्या है? लड़का। ये क्या है? लड़का। ठीक है, अर्थात क्या होता है? अब अगर ये देखिए किस पर निर्भर लिंग का निर्धारण हो रहा है, नर और मादा, महिला और पुरुष से कैसे लड़का लड़की का लिंग का निर्धारण होता है। तो इस चीज को देख के आप कुछ समझ पा रहे हैं कि लिंग का निर्धारण किस पर निर्भर करता है। मानव में लिंग का निर्धारण बच्चा होगा, बच्ची होगी, लड़का होगा, लड़की होगी, किस पर निर्भर करता है? ओनली फॉर पुरुष पर, नर पर। ठीक है, तो इस, ठीक है, अगर
पुरुष की तरफ से Y गुणसूत्र आएगा तो कंफर्टेबल 100% आने वाला बच्चा क्या होगा, लड़का होगा, अगर Y गुणसूत्र की वंशागति हो। ठीक है, लेकिन हमारे ये बताने का एक श्रेष्ठ उदाहरण, ये आप किसी की भ्रांति दूर कर सकते हो, अंधविश्वास दूर कर सकते हो इससे, साइंस से। कैसे? कई गांवों में, आजकल तो इतना नहीं होता अपने यहाँ पे शहरों में, लेकिन जो छोटे छोटे गांव है जो अभी तक पिछड़े हुए हैं, उनमें क्या होता है, लड़की को अशुभ मानते हैं, बोझ मानते हैं, बोझ मानते हैं। ठीक है, लड़की को अशुभ बोझ मानते हैं और लड़की का जन्म लेना उनके लिए एक अभिशाप समझा जाता है। आज भी है कई ऐसे गांव, ठीक है, जहां अभिशाप समझा जाता है। और वो लड़की के जन्म का जिम्मेदार किसको मानते हैं, माँ को मानते हैं। माँ को मानते हैं कि ये इसने लड़की को जन्म दिया है, सब इसी के कारण होता है। लेकिन जब वहां लड़का होता है तो क्या होता है, वो खुशी मनाते हैं और उसी माँ को क्या करते हैं, अच्छे से रखते हैं। लेकिन जब लड़की होती है तो सारा जिम्मेदारी किसको दी जाती है कि तूने लड़की पैदा की, तूने लड़की पैदा की। क्या आप बता सकते हैं इसमें जिम्मेदार कौन है, लड़की पैदा होने का जिम्मेदार कौन है? क्या एक माँ जिम्मेदार है, एक महिला जिम्मेदार है कि उससे लड़की पैदा होगी? नहीं, क्योंकि माँ के अंदर एक नर, एक मादा के अंदर, एक महिला के अंदर तो जो गुणसूत्र होते हैं वो दोनों समान होते हैं। इधर से तो भले कितना ही कर लो, X गुणसूत्र ही आएगा, Y तो आना ही नहीं है। Y गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करता है वो किसके पास होता है, वो तो पुरुष के पास होता है, नर के पास होता है। तो अगर नर की तरफ से Y गुणसूत्र की वंशागति होगी तो 100% लड़का होगा, और नर की तरफ से X गुणसूत्र आएगा तो 101% लड़की होगी। तो किसी लड़की के जन्म के लिए या लड़के के जन्म के लिए महिला जिम्मेदार नहीं है, महिला जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार कौन है, पुरुष है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझानी थी। इतना समझाने का मतलब क्या है कि जहां ये आप इस चीज को अपने दिमाग में डालें, और जो लोग भ्रमित हैं, ठीक है, जो लोग भ्रमित हैं उनको समझाए अच्छे से कि भाई जो लड़की का जन्म हुआ है उसमें आपकी बहू का कोई हाथ नहीं है, आपके बेटे का, बेटे के कारण है वो सब कुछ। और इसी का हानिकारक प्रभाव क्या पड़ता है महिलाओं पर, जब लड़की जन्म लेती हैं तो कई लड़कियों को मार दिया जाता है, और लड़कियों को मार नहीं पाते हैं तो लड़की को जन्म देने के कारण जिम्मेदार ठहरा कर लड़की के जन्म का जिम्मेदार उसकी माँ को, उस महिला को ठहरा कर क्या करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, कई सारी चीजें करते हैं। ठीक है, जबकि वास्तविक रूप में उस लड़का और लड़की के जन्म का जिम्मेदार कौन होता है, का बेटा होता है, पुरुष होता है। तो ये चीज आप उनको समझा सकते हैं अच्छे से, ठीक है, कि भाई जिम्मेदार कौन है, ताकि हम उन महिलाओं को, उन माओं को बचा सके। ठीक है, तो अपने ध्यान में ये चीज रखें। अगर कोई ऐसी आपको अंधविश्वास फैलाता है तो उसको बताएं, तो समझाए अच्छे से कि देख रियलिटी तो ये है, वास्तविकता ये है, कहाँ घूम रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।